द्रोणाचार्य के सभी अर्जुन का द्रोणाचार्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे संस्कृत के बारे में, जहां हम जानेंगे कि संस्कृत शिक्षण क्या होता है। जो हम 15 क्वेश्चन के माध्यम से पूरे चैप्टर को या पूरे कॉन्सेप्ट को कहें हम या कहें पूरे संस्कृत की पेडागॉजी को कवर करने का प्रयास करेंगे। और ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो पेडागॉजी पढ़ाएंगे आपको, शिक्षा शास्त्र पढ़ाएंगे आपको, ये सी-टेट के साथ साथ आपको यूपी टेट या फिर कहें हम सुपर टेट या अन्य भी जो परीक्षाएं होती हैं टीचिंग लाइन की, उसमें आपको काफ़ी ये काम आएगा। तो ये 15 क्वेश्चन की जो हमारी सीरीज़ है, इसमें आज का जो क्लास होगी ये चौथी क्लास होगी। इससे पहले 3 क्लास और हो चुकी हैं। तो अगर आपने 3 क्लासेस नहीं ली हुई हैं तो जरूर लीजिएगा। काफ़ी बेहतर तरीके से संस्कृत शिक्षण को सिखाया गया है। तो आगे हम बात करते हैं संस्कृत की, जहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन होगा, मातृभाषा शिक्षणस्य ज्ञान उपदेशु निम्नलिखितेषु किम नास्ति। तो पहला जो ऑप्शन हमारा है उच्चारणस्य ज्ञानार्जम, दूसरा है हमारा भाषायाम विभिन्न प्रकाराणाम लेखनाम विषयक ज्ञानार्जम, और तीसरा है भाषा तत्वानाम पर्याप्त ज्ञानम, चौथा क्या है विषय वस्तुनाम ज्ञानार्जम। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब हम ध्यान देते हैं, क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाषा, किसकी भाषा की बात हो रही, मातृभाषा की बात हो रही है। तो मातृभाषा के शिक्षण के ज्ञान हेतु जो हमारा उद्देश्य है, उसमें से निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। मतलब पूछा गया है कि मातृभाषा के शिक्षण में कौन सा ज्ञान का उद्देश्य नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला हमारा है उच्चारण का ज्ञान होना। तो भाई उच्चारण का ज्ञान होना आवश्यक नहीं होता है यहाँ पर। दूसरा है भाषायाम विभिन्न प्रकाराम लेखनाम विषयक ज्ञानार्थम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि यहाँ बोला गया है भाषा के विभिन्न प्रकार यानी कि विभिन्न प्रकार के लेखन संबंधी विषयों के ज्ञान की आवश्यकता हमें होती है। तो हमारा ये विकल्प ठीक है। और दूसरा क्या है, तीसरा देखते हैं। तीसरा बोला है भाषा तत्वनाम पर्याप्त ज्ञानम, मतलब कि भाषा के तत्वों का पर्याप्त ज्ञान होना आवश्यक होता है। और चौथा है विषय वस्तु ज्ञानार्जन, मतलब विषय वस्तु का भी ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो देखा जाए भाई, दूसरा और तीसरा और चौथा जो विकल्प है ये हमारे मातृभाषा के उद्देश्य है, लेकिन जो पहला विकल्प है वो उद्देश्य नहीं है। और जो पूछा गया था प्रश्न में कि कौन सा नहीं होगा, तो यहाँ पर पहला वाला ही नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा जो मातृभाषा का उद्देश्य होते हैं वो विभिन्न प्रकार के लेखन संबंधित ज्ञान होता है, और उसकी भाषा के तत्व होते हैं, और साथ में विषय वस्तु का ज्ञान भी होता है। यहाँ पर उच्चारण को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर पहले का पहला विकल्प सही होगा। तो भाई जो बच्चे नए हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लासेस को लाइक करें और साथ में कमेंट करें, जिससे हम जान सकें कि आप क्लासेस बढ़िया लग रही हैं। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है भाषा शिक्षणे बलहीन विद्यार्थी नाम कहते अत्यंतम उपयुक्ता पद्धति का। पूछा गया है कि भाषा शिक्षण में जो बच्चे बलहीन हैं, है ना जी, बलहीन मतलब कि जो बच्चे समावेशी हैं, तो बलहीन विद्यार्थियों के, है ना जी, विद्यार्थियों के लिए अत्यंतम मतलब काफ़ी महत्वपूर्ण यानी कि अत्यंत उपयुक्त पद्धति कौन सी होगी भाई। तो पहला है व्यक्तिगत शिक्षण है, दूसरा है समूह शिक्षण है, तीसरा है युग्म शिक्षण है, और चौथा है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो आंसर होगा ये उपयुक्त सभी होगा। कैसे भाई, क्योंकि भाई व्यक्तिगत शिक्षण बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि बच्चा जो है अपने बल से कमज़ोर है, वो क्या है, उसके अंदर इतनी सीखने की शक्ति नहीं है, वो अन्य बच्चों से कमज़ोर है, थोड़ा अलग है। तो यहाँ पर हम उसको व्यक्तिगत शिक्षा भी देंगे, समूह शिक्षण का भी ध्यान देंगे, और युग्म शिक्षण यानी कि बच्चा जो आपस में सीखेगा तभी वहाँ पर सीख सकेगा। तो यहाँ पर चौथा विकल्प क्या होगा, सही होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्नलिखितेषु किम भाषा शिक्षणस्य उद्देश्यम नास्ति। अब यहाँ पूछा गया है कि भाषा शिक्षण का उद्देश्य इसमें से कौन सा नहीं है। नास्ति का अर्थ होता है नहीं है। तो पहला है लेखन दक्षता, दूसरा है सृजनात्मकता, तीसरा है विचारणाम अभिव्यक्ति, और चौथा है भाषायाम अधिगमा। तो ध्यान दीजिएगा, पहली बात हुई लेखन दक्षता की। तो भाई हमें बच्चों को भाषा के लेखन के बारे में बताना है, लेकिन उसमें दक्षता की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर पहला विकल्प ही नहीं होगा। और दूसरा सृजनात्मकता पर हम बल देते हैं, विचारों की अभिव्यक्ति पर बल देते हैं, भाषा के अधिगम पर भी बल देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हमारा
जो पहला विकल्प होगा वही सही होगा, क्योंकि पूछा गया था कि भाषा शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं होगा, तो यहाँ पर तीसरे का पहला विकल्प सही होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है भाषा कौशल संदर्भे, मतलब कि भाषा के कौशल के संदर्भ में किम ना कथनम सत्यम नास्ति, मतलब कौन सा कथन सत्य नहीं है, जरा हम यहाँ पर ध्यान देते हैं। पूछा गया यहाँ पर भाषा कौशल के बारे में। तो पहला है भाषा कौशल विकास अर्थ व्यवहार पेक्षा भाषा सिद्धांत प्रधान। इसका अर्थ क्या होता है कि भाषा शिक्षण के कौशल में, यानी कि बात करें भाषा कौशल की, तो भाषा कौशल के विकास के अर्थ में व्यवहार पक्ष, यानी कि व्यवहार पक्ष में जो भाषा सिद्धांत होते हैं ये प्रधान होते हैं। तो भाई यहाँ पर तो कोई बुराई नहीं है भाई, यहाँ पर भाषा शिक्षण के जो सिद्धांत होते हैं वो क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पर ये विकल्प सही हो जाएगा। दूसरा क्या है, जो बच्चे हैं बालह यानी कि बच्चे, श्रवण यानी कि सुनना, भाषण यानी कि बोलना, वाचन करना, पठन यानी कि पढ़ना, लेखन यानी कि चारों की बात हो रही है, चारों कौशलों के बारे में बात हो रही है। क्रमणेय भाषा अध्ययनते, ये क्रम से सीखे जाते हैं भाई, क्रमणेय होते हैं, क्रम से होते हैं। तो ये भाई हमने बताया था आप लोगों को, ये क्रम से नहीं होते हैं। यहाँ पर पूछा गया कौन सा गलत होगा, तो यही वाला हमारा गलत हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं तीसरा चौथा। तो तीसरा कह रहा है पाठशालासु पठन लेखन कौशलों कते बलम देत, मतलब क्या है इसका, पाठशाला में पढ़ने और लिखने के कौशल पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, तो ऐसा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये, अच्छा यहाँ पर हाँ बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पढ़ने और लिखने की बात हो रही, ध्यान दिया जाता है, बिल्कुल सही दिया गया है। और चौथा देख लीजिएगा उपयुक्त सर्वव्यापी कौशलम परस्पर संबंधति, भाई सभी जो कौशल होते हैं आपस में क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। तो यहाँ पर ये भी विकल्प सही होगा। लेकिन पूछा क्या गया था, कौन सा नहीं होगा, तो ध्यान दीजिएगा जो दूसरा विकल्प था, जो हमारा दूसरा विकल्प था कि जब भाषा के जो कौशल होते हैं, चाहे सुनना हो, बोलना हो, पढ़ना हो, लिखना हो, ये जो होते हैं क्रम से होते हैं, यही वाला हमारा गलत हो जाएगा। ये क्रम से नहीं होते हैं, क्या होते हैं, ये आपस में क्या होते हैं, संबंधित होते हैं, अंतः संबंधित होते हैं भाई, है ना जी, याद कीजिएगा आप लोग, मैंने बताया था आपको हिंदी में, ये आपस में अंतः संबंधित होते हैं, ना कि ये क्रम से होते हैं। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कौशल उद्देश्य, कौशल के उद्देश्य किम निम्नलिखित संबंध नास्ति, मतलब कि कौशल के उद्देश्य में कौन सा इसमें संबंधित नहीं है। तो श्रवण हो गया, भाषायाम आसक्ति हो गई, पठन हो गया और लेखन हो गया। तो भाई सुनना होता है, पढ़ना होता है, लेखन होता है, लेकिन भाषा आसक्ति यानी कि सीखने में कमी, ये नहीं होगा कि ये किसी प्रकार का कौशल नहीं है। कौशल 4 होते हैं, सुबह पढ़ा होगा आपने, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प क्या होगा, सही होगा। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है भाषा विकासस्य भाषा विकासम प्रभावयन्तु कारकम अस्ति, मतलब क्या है इसका, कि भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक इसमें से कौन से हैं। अस्ति का अर्थ होता है। पहला है स्वास्थ्यम, दूसरा है बुद्धिम, और तीसरा है व्यक्तिगत असमानता और उपयुक्त सभी। तो भाई यहाँ पर हमें सभी को ध्यान देना होता है, तो यहाँ पर हमारा चौथा विकल्प क्या होगा, सही होगा। तो बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है एकस्य समावेशी कक्षायाम बालः यानी कि बालक अस्मिन अधिक प्रमादान आचरन्ति। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि एकस्या मतलब एक समावेशी कक्षा में बालः यानी कि बालक अस्मिन अधिक प्रधान आचरन्ति, तो भाई किस पर वो अधिक प्रमाद करेगा, है ना जी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ वर्ड एक आया है संस्कृत का प्रमाद। प्रमाद का अर्थ होता है किस पर बच्चे को कमी आती है, समस्या आती है, कमी आती, समस्या आती, मतलब बच्चा क्या है, अंतःकरण नहीं कर पा रहा है, वहां पर उसको अंतःकरण करने में समस्या आ रही है। ये बात हो रही समावेशी कक्षा के बालकों की। तो पहला क्या है, पढ़ने पर, दूसरा है लिखने पर, चौथा है वाचन करने पर, बोलने पर। तो यहाँ पर सभी में समस्या आती है, इसीलिए हमारा यहाँ पर चौथा विकल्प क्या होगा, सही होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है
क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि मौखिक प्रस्तुतिकरणार्थ निम्नलिखितेषु का व पद्धति योग्य नास्ति। इसका अर्थ है कि मौखिक भाषा की बात करते हैं तो उसकी प्रस्तुतिकरण के लिए मौखिक भाषा के प्रस्तुतिकरण के अर्थ को, है ना जी, अर्थ में निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति योग्य नहीं है, यानी कि अच्छी नहीं है। तो पहला क्या है, मुखामुखी प्रस्तुति, मतलब कि हम आमने सामने प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, हम आपसे बोल रहे हैं और आप हमारी बातों को सुन रहे हैं। तो क्या होता है, मुखामुखी प्रस्तुति होती है जो मुख के सामने होती है। अगला है संकेत भाषा माध्यम प्रस्तुति। तो भाई ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मौखिक भाषा की बात हो रही है तो संकेत नहीं होंगे, क्योंकि संकेत में हम बोलते नहीं हैं। तो यहाँ पर हमारा यही विकल्प क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा है स्वर प्रस्तुति, यानी कि स्वर के माध्यम से प्रस्तुति। चौथा है काव्य पाठा, यानी कि काव्य के माध्यम से प्रस्तुति। तो ये भी सही होगा यहाँ पर। तो देखा जाए यहाँ पर हमारा दूसरा विकल्प ही सही होगा, क्योंकि पूछा गया है कि मौखिक प्रस्तुति कौन सी नहीं है। तो संकेत भाषा के माध्यम से प्रस्तुति ये मौखिक भाषा के अंतर्गत नहीं आती है, संकेत भाषा के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर हमारा 8वें का दूसरा विकल्प सही होगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है भाषा शिक्षणे भाषायाम आत्म साक्षात्कारस्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंशः अस्ति। तो यहाँ पर पूछा गया है कि भाषा शिक्षण में भाषा को आत्म साक्षात्कार करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंश यानी कि भाग क्या होता है। तो क्या केवल पढ़ना होता है, केवल लिखना होता है, श्रवण और पठन दोनों ही होता है, केवल श्रवण करना होता है। तो भाई ध्यान दीजिएगा, ना ही सिर्फ पढ़ना होता है, ना ही सिर्फ लेखन करना होता है, ना ही सिर्फ सुनना होता है, यहाँ पर श्रवण के साथ पठन दोनों होता है। इसीलिए यहाँ पर हमारा तीसरा विकल्प क्या होगा, सही होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है तृतीय कक्षायाम शिक्षिका प्रत्येक शब्दस्य शुद्धोच्चारणे ध्यानम ददाति। मतलब कि कक्षा 3 में शिक्षिका है प्रत्येक शब्द के उच्चारण पर ध्यान दे रही। भाई ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक शब्द के उच्चारण पर ध्यान दे रही है। एव सा किम विकास तुम इच्छति, मतलब वो किस प्रकार के विकास की इच्छा कर रही है। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर बात भाषा की नहीं हुई है भाई। अभी बच्चे बोलेंगे सर पहला विकल्प सही होगा, लेकिन पहला नहीं सही है भाई, आप तो ध्यान नहीं दिए हैं। यहाँ पर बात भाषा की नहीं हो रही है, बात हो रही शुद्ध उच्चारण की। तो जहाँ पर शुद्ध उच्चारण की बात होती है वहाँ पर हम अर्थबोध को नहीं लगाते, हम लगाते हैं क्या, वहाँ लगाते हैं शुद्धता, मतलब कि वो एक्यूरेसी पर ध्यान दे रही है, शुद्धता पर ध्यान दे रही है। तो यहाँ पर हमारा तीसरा विकल्प सही होगा। बच्चे जो पहला बोल रहे हैं वो नहीं होगा, अर्थबोधम यहाँ पर नहीं होगा बेटा, है ना जी। अर्थ के बोध पर हम ध्यान नहीं देते हैं, शुद्धता पर ध्यान देते हैं जब हम किसकी बात करते हैं, शुद्ध उच्चारण की। भाई देखिए क्वेश्चन में ये आंसर है, दिया गया है शुद्ध। तो भाई जब शुद्ध दिया गया तो भाई शुद्ध लगाएंगे ना जी, हम अर्थबोध थोड़ी लगाएंगे। तो अर्थबोध नहीं होगा, हमारा शुद्ध बोध होगा। और दूसरा विकल्प है संशक्ति का अर्थ होता है लगन, है ना जी। अगर सीखने में हमारा लगन है कि नहीं है तो उसकी बात होती है, यहाँ पर धारा प्रवाह की बात होती है। तो धारा प्रवाह यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर हमारा जो विकल्प सही होगा वो तीसरा होगा। बढ़ते आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है अधोलिखितेषु कस्मिन् कार्ये सूक्ष्म पेशीय कौशल्यस्य आवश्यकता अस्ति। मतलब कि अधोलिखित में नीचे लिखे गए कस्मिन् कार्य, किस कार्य में सूक्ष्म पेशीय कौशल, यानी कि जो सूक्ष्म पेशीय कौशल होते हैं उनकी आवश्यकता होती है। तो भाई जानते होंगे आप लोग, जो कौशल है, जो पेशीय कौशल है, उनको दो भागों में बांटा गया है। एक तो सूक्ष्म है, दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा स्थूल है भाई। तो आपको याद होगा कि सूक्ष्म होते हैं और स्थूल होते हैं। सूक्ष्म में क्या होते हैं, वे कार्य जिनको करने में हमें अपने अंगों का तो प्रयोग करना होता है, लेकिन थोड़ा ध्यान अधिक देना होता है हमें, है ना जी। वहाँ पर हम चीज़ों को अधिक ध्यान देते हैं, लेकिन स्थूल में हम चीज़ों को ध्यान ज़्यादा नहीं देते हैं। स्थूल के अंतर्गत क्या आता है, खेलना आता है, कूदना आता है, दौड़ना आता है, भागना आता है, चढ़ना आता है, उतरना आता है। लेकिन अगर सूक्ष्म पेशीय बल की बात करें तो वहाँ पर हमें अधिक से अधिक ध्यान देना होता है, अध्ययन करना पड़ता है, अभ्यास करनी पड़ती है। जैसे कि हम टाइपिंग की बात करें, या हम कहें लिखने की बात करें, है ना, या हम शॉर्ट हैंड लिखने की बात करें, तो इसमें क्या है, अब हम बात करें पेंटिंग की बात करें तो यहाँ पर क्या है, हमें अधिक ध्यान देना पड़ेगा। तो ये होते हैं सूक्ष्म गतिक कौशल, सूक्ष्म पेशीय कौशल। तो यहाँ पर
आरोहण यानी कि चढ़ना नहीं होगा, लेखन होगा भाई, क्योंकि लेखन क्या है, सूक्ष्म पेशी कौशल है। यहाँ पर हम लेखन के लिए अधिक ध्यान देते हैं, अभ्यास करते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, सूक्ष्म पेशी कौशल में हमें अभ्यास करनी पड़ती है, जितना अभ्यास करेंगे उतना ही आएगा। लेकिन चलना दौड़ना क्या होता है, स्वाभाविक होता है, बच्चा सीख जाता है। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प हमारा सही होगा। कूदने यानी कि कदम नहीं होगा भाई, और पढ़ने भी नहीं होगा या पढ़ना भी नहीं होगा। यहाँ पर हमारा बी विकल्प क्या होगा, सही होगा। बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, शिक्षिका स्वकक्षाया बालान युगलेषु विभजति। भाई ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पर पूछा गया है कि जो शिक्षिका है स्वकक्षाया मतलब कि अपनी कक्षा के बालकों को, बालाम यानी कि बालकों को, युगल यानी कि जोड़ी में विभाजित करती है। क्या करती है, जोड़ी में विभाजित करती है। उसके बाद तान युगलान, उन युगलों को स्वस्थ पुस्तिका नाम विनिमय मतलब कि अपनी पुस्तकों को, स्वयं की ही पुस्तकों को प्रदान करके शिक्षिका क्या करती है, अपने बच्चों को निर्देश देती है ना जी। शिक्षा जब अपने बच्चों को निर्देश देती है, क्या निर्देश देती है निर्देश के अनुसार उन छात्रों के संशोधन के लिए समुचित करती है। एवं सा किम कुर्तुम इच्छति, वह किस प्रकार की इच्छा कर रही है, जरा ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन हमारा ये कह रहा था कि शिक्षिका अपनी कक्षा के बालकों को जोड़ों में विभाजित करती है तथा उन युगलों को स्वयं उन्हीं की किताबों का प्रदान करके शिक्षिका जब अपने निर्देश के अनुसार उन छात्रों की संशोधन के लिए सूचित करती है, तब वह किस ओर शिक्षित कर रही, किस ओर पर ध्यान दे रही है। तो यहाँ पर बात होगी यहाँ पर हमारा समकक्षीय मूल्यांकन, जहाँ पर बच्चा क्या है, आपस में चीज़ों को सीखता है और समझने का प्रयास करता है ना जी। समकक्षीय मूल्यांकन जो होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पीयर असेसमेंट। क्या बोलते हैं भाई, पीयर असेसमेंट बोलते हैं। जहाँ पर क्या होता है, बच्चे आपस में अपने जो हम उम्र के दोस्त होते हैं उनसे सीखने का प्रयास करते हैं, वो आपस में ही मूल्यांकन करते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला विकल्प सही होगा। बाकी सामूहिक मूल्यांकन नहीं होगा, संशोधन नहीं होगा हमारा, और स्वयं मूल्यांकन भी नहीं होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, मूल्यांकन समय यानी कि मूल्यांकन के समय में अधोलिखितेषु मतलब अधोलिखित कस्मिन् विषये शिक्षिका ध्यान स्वाता मतलब किस ओर शिक्षक का ध्यान अधिक जाना चाहिए, जरा हम ध्यान देते हैं। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर कि जो चारों ऑप्शन है, यहाँ पर चारों ऑप्शन में तुलना की बात हो रही है ना जी। पहले में भी, दूसरे में भी, और तीसरे में भी, और चौथे में भी। आप कहेंगे सर ये तो क्वेश्चन गलत दिया है यहाँ पर, क्योंकि हमने बताया था आपको कि तुलना हमें नहीं करना होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर तुलना किसकी की जा रही है, हम देखते हैं। तो पहला विकल्प दिया गया है कि धारा प्रवाही अभिव्यक्ति, धारा प्रवाह की अभिव्यक्ति के द्वारा सह तस्य छात्रस्य विकास तुलना, हम बच्चों के आपस में विकास की तुलना करें। भाई बच्चों का हमें कंपेयर नहीं करना है, ये हमारा विकल्प क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा है सृजनात्मक लेखक है सह तस्य छात्रस्य विकासन तुलना मतलब सृजनात्मक लेखन के द्वारा हम बच्चों के विकास की तुलना करें, तो ये भी गलत हो गया, तुलना हमें आपस में नहीं करनी है। और तीसरा क्या है, एकस्य छात्रस्य विकासस्य, एक छात्र के विकास को अन्य छात्र से यानी कि अन्य छात्र के विकास के साथ तुलना करें, तो ये भी गलत हो गया। हमने बताया था आपस में हमें तुलना करानी ही नहीं है। चौथा है एकस्य छात्र से विकास यानी कि एक छात्र के विकास को तस्य उसी के पूर्व स्थिति के साथ तुलना करें। भाई ये इंपॉर्टेंट होगा कि बच्चे के हम पुरानी स्थिति में जो पुराना उसका ज्ञान था उसके ज्ञान को हम नए ज्ञान के साथ तुलना करें। तो ये इंपॉर्टेंट होगा कि बच्चा कुछ सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है। यहाँ पर हमारा चौथा जो ऑप्शन होगा ये सही होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है सिंहस्थ विषये एकाम कथा पठित्वा शिक्षिका छात्रान निर्दंसति मतलब क्या है, सिंह के विषय में है ना जी, शेर के विषय में एक कथा पढ़ाती है। कौन शिक्षिका पढ़ाती है और छात्र को निर्देश देती है। क्या निर्देश देती है, भयान स्वयं अरण्ये सिंह अस्ति इति मनसी विचार कथा श्रवतु मतलब क्या है कि जंगल में, अरण्य यानी क्या होता है जंगल में एक शेर है। ये आप सोच कर मतलब मन में सोच कर चिंतन करके कथा को सुनने का प्रयास करें। एवं सा किम विकास पर्यंत करोति, तो जो शिक्षिका है किस प्रकार का विकास करना चाहती है। तो यहाँ पर विकल्प दिया है सृजनात्मक चिंतन,
दूसरा है रूपात्मक अनुवाद, तीसरा है पठन कौशल, लेखन कौशल और चौथा है प्रारूप लेखन। तो यहाँ पर जो हमारा विकल्प होगा ये पहला वाला सही होगा, क्योंकि बच्चे के चिंतन की बात हो रही है। जब बच्चा चिंतन करेगा तो मानसिक चिंतन करेगा तो उसका सृजनात्मक विकास होगा, तो यहाँ पर हमारा पहला विकल्प सही होगा। तो भाई बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। उससे पहले आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर जरूर कर दें, जिससे आपके जो दोस्त हैं उनके पास ये वीडियो पहुंच जाए। अगर आपको ये पूरी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो आप ज़रूर इसको लाइक करें, कमेंट करें, जो आपकी प्रतिक्रिया है हमें कमेंट में बताएं, और साथ में वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा जो बच्चे नए हैं, जो क्लास हमारी संस्कृत की होती है ये ट्यूसडे को और फ्राइडे को, ये वीक में 2 क्लास होती हैं, मंगलवार को और शुक्रवार को 12 बजे। तो आप टाइम नोट कर लीजिएगा और साथ में क्लास लीजिएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, अंतिम क्वेश्चन होगा हमारा। तो बात करते हैं भाषायाम उपचारात्मक शिक्षण से उद्देश्य कहा, मतलब कि भाषा के उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य कौन सा होगा। तो पहला विकल्प है शिक्षार्थिनाम प्रारंभिक त्रुटि निवारण, मतलब कि बच्चे की जो प्रारंभिक त्रुटियां हैं उनका निवारण किया जाए। दूसरा है ज्ञान संबंधी त्रुटि नाम परिष्करण, जो ज्ञान संबंधी त्रुटियां हैं उनको हम परीक्षण किया जाए। दूसरा और हमारा जो तीसरा होगा विद्यार्थी आत्मविश्वास सभन्वया विकसंति, मतलब कि बच्चे के जो आत्मविश्वास है उसकी भावना का विकास करना है ना जी, भावना से का विकास करना, उसकी भावना का विकास करना दिया है। अंतिम हमारा उपयुक्त सर्वपि। तो यहाँ पर चारों विकल्प सही होंगे, क्योंकि हमें बच्चों के प्रारंभिक त्रुटियों का निवारण करना है, ज्ञान संबंधी त्रुटियों का भी परीक्षण करना है और बच्चे के आत्मविश्वास की भावना का भी विकास करना है। तो यहाँ पर हमारा चौथा विकल्प बिल्कुल सही होगा भाई। तो ये हमारी आज से जो क्लास हुई कंप्लीट हो गई। सभी को बहुत बहुत आभार, आपने पूरी क्लास ली हमारी। तो ध्यान दीजिएगा ये जो क्लास हमारी होती है मंगलवार को और शुक्रवार को क्लास से 12 बजे होती है। तो आप लोग टाइम को नोट कर लीजिए, और साथ में अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर इसकी PDF आपको मिल जाएगी, और साथ में जो भी क्लासेस का नोटिफिकेशन है वो भी आपको मिलते रहेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर बताएं, जिससे हम जान सकें कि आपको ये क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।